हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज हम टाटा मोटर्स का टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया हूँ। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आप टाटा मोटर्स को अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं या फिर टाटा मोटर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के बारे में अगर सही जानकारी नहीं है, अगर आपको 360 डिग्री एनालिसिस अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का अगर नहीं किया है, तो हम लोग गाइस एक विदाउट एनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस, अगर एक छोटा सा मिस्टेक अगर हम लोग से हो जाता है तो वो छोटा सा मिस्टेक एक बहुत बड़ा लॉस को अंजाम दे सकता है। इसलिए गाइस, स्टॉक मार्केट में जब तक आपको एक 100% एनालिसिस अगर आप अगर नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का, तब तक किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इसलिए गाइस, आज के वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स का टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट तरीका से करके देखेंगे। डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक अप ट्रेंड में था। 5 दिन ग्रीन में क्लोज हुआ, उसके बाद 2 दिन से ये रेड में क्लोज हुआ है और प्रीवियस डे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो गाइज, अगर आप नेकेड आइज से इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चला जा रहा है, यानी कि और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन गाइज, हम लोग केवल एक इंडिकेटर प्लॉट करके या फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक में अगर आपको इंट्राडे ही करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को बाई करना है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने इस स्टॉक को अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर आपने बाई किए हैं, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो गाइज ये सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारा कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्या स्टॉक यहाँ से और भी फर्दर आगे मूव करेगा या नहीं, या फिर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होगा। अगर आप इस स्टॉक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन गाइज। तो अब हम एक एक करके एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मेजोरिटी डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन किस ओर है। तो गाइज, जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक रेड लाइन से एक बॉक्स ड्रॉ किया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब गाइज, मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये बॉक्स मैं किस लिए ड्रॉ किया हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस स्टॉक को अगर आप फरवरी से अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 280 से मूव करना शुरू किया। उसके बाद में ये स्टॉक काफ़ी दिनों तक यहाँ, कुछ दिनों तक यहाँ पर साइडवेज था। उसके बाद में फिर नीचे ड्रॉप होके ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके फिर ऊपर जाना शुरू किया। उसके बाद में अगर आप गाइज यहाँ पर 3 मार्च का कैंडल अगर आप देखेंगे तो 3 मार्च के दिन में ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 356 का हाई बनाया। उसके बाद में गाइज ये लेवल को तोड़ नहीं पाया। उसके बाद में ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ। फिर गाइज ये कुछ दिनों के बाद में ये और सेम वही लेवल पे आ गया, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया, यानी कि 280 के लेवल में। तो गाइज, अगर आप ये 280 का लेवल देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। गाइज, अगर आप इस 280 का लेवल को देखेंगे तो ये स्टॉक ने काफ़ी बार इसको टच किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। तो गाइज, 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद में फिर ये स्टॉक साइडवेज मतलब कि ट्रेंड में रह गया, यानी कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये साइडवेज था, ना ये स्टॉक ऊपर में मूव किया ना नीचे मूव किया। तो काफ़ी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 1 महीना तक ये साइडवेज ट्रेंड में था। तो गाइज, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ चंद दिनों के लिए यहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिला, फिर ये नीचे आ गया। फिर गाइज आस्ते आस्ते करके फाइनली आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 5 डेज से ये स्टॉक लगातार ऊपर ही बढ़ रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख पाएंगे यहाँ पर 8 जून तक ये प्रीवियस 2 जून से लेकर 8 जून तक अप ट्रेंड में था, ग्रीन में क्लोज हुआ, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में 2 दिन रेड में क्लोज हुआ और फाइनली प्रीवियस डे फ्राइडे को ये क्लोज हुआ 350.75 में। तो दोस्तों, अब आप बताइए, चार्ट देखकर आप बताइए क्या ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो गाइज, हम लोग केवल नेकेड आइज से केवल चार्ट के ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ करके या फिर एक टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट करके हम लोग किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वैसे तो गाइज, अगर आप इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5 मंथ से ये स्टॉक साइडवेज में है। फरवरी से लेकर अगर आप जून तक देखेंगे तो ये साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 280 से लेकर 250 ऑलमोस्ट 256 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है, इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है।
लेकिन आप अगर आप प्रीवियस कुछ दिनों की अगर आप अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये काफ़ी यहाँ पे शार्प मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन गाइस उसके बाद में फिर भी ये जो 9 जून को जो प्रीवियस डे यहाँ पर 3 मार्च को जो हाई बनाया था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, फिर ये स्टॉक नीचे आ गया। तो गाइज अगर मान लीजिए अगर ये स्टॉक को अगर ऊपर ही जाना है, अगर अगर 350 में आज ट्रेड कर रहा है, अगर इसको 400 के लेवल में भी जाना है तो ये स्टॉक को इस बॉक्स से बाहर आना पड़ेगा। जब तक ये स्टॉक गाइज इस बॉक्स के अंदर में है तब तक इसमें आप अगर आप बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गाइज अगर आप देखेंगे प्रीवियस डेटा को ही आप देख लीजिए कि ये स्टॉक ने ऐसा नहीं कि आज के दिन में ही ये स्टॉक ने 350 या फिर 56 के लेवल तक पहुंचा, ऐसा नहीं है। ये प्रीवियस टाइम भी ये 356 के लेवल को टेस्ट कर चुका था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर ये सेकंड टाइम भी यहाँ पर कोशिश किया ब्रेक करने के लिए, फिर भी यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में आज आप देख पा रहे हैं 350 के लेवल में ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक इस बॉक्स के अंदर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप एक शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपको कुछ चंद समय के लिए वेट करके देखना है। जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल जाता है तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। और गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं 2 मूविंग एवरेज ड्रॉ किया हूँ, एक है 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा है 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर गाइस अगर ये मूविंग एवरेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है, तो ये दोनों ईएमए के जरिए हमें ये मतलब कि इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। लेकिन दोस्तों अब ये स्टॉक इस लेवल के बाद में फर्दर अपर साइड में मूव करेगा या नहीं, ये तो हम लोग और कुछ एनालिसिस करके देखेंगे। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो टाटा मोटर है, ये टाटा मोटर इस हार्मोनिक पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, इस लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से मूव करना शुरू करा, उसके बाद में इस लेवल को टच करके फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस लेवल को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यानी कि ऐसे जिगजैग वे में मूव कर रहा है। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न में मूव कर रहा है। तो अगर आप देखा जाए तो गाइज अगर इस हार्मोनिक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अगर हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक इस लेवल को इस लाइन को टच कर चुका है और फिर ये नीचे है अभी। तो हो सकता है अगर हार्मोनिक पैटर्न फॉलो हो तो ये स्टॉक इस नीचे वाला लाइन को टच कर सकता है। लेकिन दोस्तों केवल हम लोग हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते हैं, और भी एनालिसिस करके देखना है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक डाइवर्जेंस ड्रॉ किया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर गाइस अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में अगर कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं अभी वर्किंग नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको बता देता हूँ ताकि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिल सके, या फिर आपको ये मतलब पता लगाने में आसान हो जाए कि अब यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रीवियस टाइम में ये स्टॉक ने यहाँ पर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाया था, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा सा योर वर्किंग नॉलेज के लिए बता देता हूँ गाइज। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के दौरान में अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स, चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक हो, अगर मान लीजिए लोअर हाई बना रहा हो और कोई भी ओसिलेटर, वैसे तो बहुत सारा ओसिलेटर आप गाइज कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर RSI यूज किया हूँ। अगर मान लीजिए स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस अगर मान लीजिए लोअर हाई बना रहा हो और जो RSI है यानी कि जो ओसिलेटर है वो हायर हाई बना रहा हो, तो इस प्रकार के सिनेरियो जब भी क्रिएट होता है तो इस प्रकार के सिनेरियो को हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो जब भी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बनता है गाइज, वहाँ से स्टॉक यानी कि फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टॉक का प्राइस तो ऊपर मूव करना शुरू किया था, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे ही हिडन बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बना उसके बाद में फिर से गाइज ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिला। वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर मूव करना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ बना था, उसके बाद में फिर से ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया।
तो गाइज अगर देखा जाए तो ये स्टॉक डाइवर्जेंस को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि केवल ये स्टॉक, अगर ओवरऑल देखा जाए तो चाहे कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स हो, डाइवर्जेंस को बहुत अच्छी तरीका से फॉलो करता है। और जो डाइवर्जेंस होता है गाइज, ये बहुत ही रिलायबल होता है। आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से गाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। तो ये इस प्रकार के डाइवर्जेंस को क्या कहते हैं, मैं आपको वर्किंग नॉलेज के लिए बता देता हूं। अगर मान लीजिए गाइज एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में है और हायर हाई बना रहा है, और मान लीजिए कोई ओसिलेटर, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं RSI यहाँ पर लोअर हाई बना रहे हैं, यानी कि स्टॉक या इंडेक्स हायर हाई बना रहा हो और RSI या फिर ओसिलेटर लोअर हाई बना रहा हो, तो इस प्रकार के सिनारियो को क्या कहते हैं, इस प्रकार के सिनारियो को रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना है। तो जब भी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनता है, वहाँ से एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस या तो थोड़ा नीचे ड्रॉप हो सकता है, यानी कि नीचे यानी कि रिवर्स हो सकता है। तो ये एक रिवर्सल का संकेत होता है। और गाइज ये जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये डाइवर्जेंस को बहुत अच्छी तरीका से फॉलो करता है। अगर आप प्रीवियस टाइम में देखेंगे तो जो प्रीवियस टाइम में जो डाइवर्जेंस बना था, इसको भी अच्छी तरीका से फॉलो किया। उसके बाद में अभी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना है। होप ये डाइवर्जेंस भी फॉलो हो, तो उम्मीद करते हैं ये डाइवर्जेंस भी फॉलो होगा। लेकिन 100% कोई भी हम लोग एनालिसिस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कोई भी एनालिसिस 100% श्योर 100% राइट नहीं होता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा त्रुटि जरूर होता है। और ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस मैं वीकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छी तरीका से काम करता है। तो गाइज इस डाइवर्जेंस के जरिए आपको मालूम चल गया होगा कि स्टॉक का मतलब कि डायरेक्शन या फिर क्या हो सकता है। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर प्लॉट किया हूँ। तो गाइज ये जो टाटा मोटर्स है, अगर टाटा मोटर्स का अगर वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक जब 310 320 के लगभग, यानी कि इस लेवल में 300 310 या फिर 20 के बीच में जब ट्रेड कर रहा था, उस समय वॉल्यूम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन गाइज अगर आप अभी देखेंगे तो ये अभी 350 356 के लेवल में, अभी जहाँ भी ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी इस लेवल में आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं कितना काफ़ी कम है। तो गाइज ये जो वॉल्यूम देख पा रहे हैं, तो ये जब भी वॉल्यूम कम हो जाता है तो वहाँ पर एक मूवमेंट रुक सा जाता है, यानी कि रुक जाता है वहाँ पर। क्योंकि गाइज अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस को अगर यानी कि इंडेक्स को भी अगर ऊपर या नीचे मूव करना है, तो उसको वॉल्यूम की सपोर्ट जरूर चाहिए। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो बिना वॉल्यूम का कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर मूव भी कर रहा है तो वो एक जेन्युइन मूव नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है वहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस होता है उसका भी मूवमेंट रुक सा जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये स्टॉक अगर इस लेवल के बाद में अगर ऊपर मूव ही करना है, अगर ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का भी सपोर्ट होना जरूरी है, तभी स्टॉक ऊपर जाएगा। यानी कि अगर विदाउट वॉल्यूम का ऊपर जा रहा है तो वो एक जेन्युइन मूव नहीं होता है गाइज, वो एक स्पेक्युलेटिव या फिर फेक मूव हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और मिस कर दिया था बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे वार को देखेंगे तो अगर इस लेवल पर देखेंगे, यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे तो ये स्टॉक जब यहाँ से मूव करना शुरू किया तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में ये ऊपर गया, तो यहाँ पर प्राइस भी ऊपर मूव करना शुरू किया, उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में ये ऊपर गया, तो ये एक जेन्युइन मूव था। तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स अगर वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम सपोर्टेड है, तभी वो एक जेन्युइन मूव होता है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर बिना वॉल्यूम ही नहीं है, फिर भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इस प्रकार का जो मूव होता है वो जेन्युइन मूव नहीं होता है। तो इसको आपको कंसिडर करना है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन डेटा का यहाँ पे मैं डेटा ओपन किया हूँ। तो गाइज इस डेटा के जरिए हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो मूव है, जो भी स्टॉक का जो मूवमेंट अभी आया है या फिर देखने को मिल रहा है, क्या वो जेन्युइन है या फिर फेक है। तो हम लोग ये जो डेटा होता है ये बहुत ही रिलायबल होता है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डेटा होता है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं एक बार। तो गाइज इस डेटा को मैं समझाने के लिए मैं इसको आपको एक्सेल शीट के ऊपर ले चलता हूं, ताकि वहीं पे आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का जो डिलीवरी परसेंटेज का जो डेटा है वो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हूँ।
और मैं यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर ऐड किया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लास्ट जो ये कॉलम है, इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं डी डिवाइडेड बाई एफ है। तो ये जो डी डिवाइडेड बाई जो एफ होता है, ये क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, इसको मैं नंबर ऑफ ट्रेड से यहाँ पर डिवाइड कर दिया हूँ। तो ये जो नंबर आया है, ये नंबर डी डिवाइडेड बाई एफ, यानी कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी को नंबर ऑफ ट्रेड से डिवाइड करके ये नंबर आया है। तो गाइज ये जो नंबर होता है, ये नंबर से हमें क्या पता चलता है, इसको मैं आपको क्लेरिफाई कराना चाहता हूँ। तो ये जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड, अगर ये नंबर अगर बढ़ा है यानी कि ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अभी बड़े प्लेयर यानी कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अभी इस स्टॉक में काम कर रहे हैं। अगर ये नंबर जो कम होता है, यानी कि अगर कम है, इसका मतलब अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बड़े प्लेयर एक्टिव नहीं है। तो गाइज इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एवरेज प्राइस है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड, डिलीवरी क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। तो गाइज इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एवरेज प्राइस देखेंगे गाइज, अगर एक 21 डेज का, वैसे तो मैं यहाँ पर 1 मंथ का डेटा लिया हूँ, 1 मंथ में जितना भी ट्रेडिंग डेज होता है उसका मैं डेटा लिया हूँ। अगर आप 21 डेज का अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो 326 था, 13 डेज का देखेंगे 331 है, 8 डेज का 339, 5 डेज का 347 और 3 डेज का भी 347। तो गाइज अगर देखा जाए ओवरऑल अगर आप देखेंगे एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर यानी कि बढ़ते हुए नजर आएगा। तो ठीक गाइज इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो टर्नओवर में 21 दिन का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हो गया। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज में उतना कोई ज़्यादा ज़्यादा डिलीवर यहाँ पे शेयर ज़्यादा डिलीवर नहीं किया गया है, डिलीवरी के लिए ज़्यादा शेयर मार्क नहीं किया गया है। तो गाइज ओवरऑल इस डेटा से हमें क्या कंक्लूजन निकालना है ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अगर एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, अगर टर्नओवर भी बढ़ रहा है, वैसे अभी यहाँ पे नॉर्मल है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज की डेटा अगर घट रहा है तो ये कोई जेन्युइन मूव नहीं होता है गाइज। क्योंकि मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऊपर ही जाना है तो जो डिलीवरी जो परसेंटेज जो डिलीवरी डेटा होता है वो ज़्यादा होना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर एक अगर चाहे किसी भी अगर व्यक्ति या फिर इंडिविजुअल को अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में अगर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्टॉक को बाई नहीं करेगा। तो हमें जो डिलीवरी परसेंटेज का जो डेटा होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट कितना है। तो गाइस अगर देखा जाए डिलीवरी ये जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि इसमें लोगों का उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ज़्यादा जो ज़्यादा शेयर्स इसमें डिलीवरी के लिए मार्क नहीं हुआ है। और अगर आप इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर उतना ज़्यादा नहीं है, एक यानी 21 डेज के मुकाबले अगर आप आज के 3 डेज का जो एवरेज नंबर को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अभी बिग प्लेयर अगर अभी एक्टिवली अभी काम नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो गाइज इस डेटा एनालिसिस के कंक्लूजन से हमें यही पता चलता है कि ये जो अभी जो हम लोग को मूव देखने को मिल रहा है ये कोई सस्टेन नहीं करेगा, हो सकता है और थोड़ा कुछ ऊपर जाके ये वहाँ से रिवर्स हो सके। ऑलराइट गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स का मैं ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन किया हूँ। तो गाइज ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन की डेटा देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन की डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर आप गाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे 360 के लेवल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है, काफ़ी पोजीशन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। और यहाँ पे 345 और 40 के लेवल में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे अगर फार OTM में देखेंगे तो 370 के लेवल में भी पोजीशन क्रिएट हुआ है, 380 के लेवल में भी हुआ है। और लास्ट अगर आप 400 का लेवल में देखेंगे तो 400 का लेवल में भी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो गाइज अगर हम लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है इससे हमें यही संकेत मिल रहा है कि ये अभी बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन गाइज ये जो अभी ये पोजीशन ये जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है, ये जो भी मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस करके दिखाया चार्ट के ऊपर या फिर डेटा के ऊपर, तो वो जो मूव है अगर वो मूव अगर जेन्युइन है तो ये जो पोजीशन देखने को मिल रहा है ये लॉन्ग पोजीशन भी जेन्युइन होगा।
अगर वो जो मूव है वो मूव अगर मान लीजिए जो भी चार्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया, फिर डेटा को एनालाइज करके जो दिखाया, अगर वो फेक मूव है, अगर वो जेन्युइन मूव नहीं है, तो यहाँ पर ये हेजिंग किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो 330 के लेवल में पोजीशन क्रिएट हुआ है, और यानी कि 330 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। तो गाइज ओवरऑल ऑप्शन चेन की डेटा को देखेंगे तो हमें यही संकेत मिल रहा है कि ये इसका लेवल जो है 400 तक जा सकता है। लेकिन हम लोग ऑप्शन चेन को सिर्फ देख के हम लोग ये नहीं पता लगा सकता, इसको हम लोग ओवरऑल कंक्लूड करके देखना होगा गाइज। तो मैं इसको आपको एंड में बताऊंगा। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन किया हूँ, टिकर टेप का वेबसाइट ओपन किया हूँ। तो यहाँ पर टिकर टेप की वेबसाइट में हम लोग यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है, यानी कि किसका कितना होल्डिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसको हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड, यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे डेटा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर उसका स्टेक यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस में आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है इंक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 4.01%, यानी कि पिछला 6 महीना से प्रोमोटर का होल्डिंग 4% इंक्रीज हुआ है। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखेंगे, म्यूचुअल फंड का तो कंस्टेंट है, तो यहाँ पर कंस्टेंट है, तो यहाँ पर कोई उतना चेंजमेंट नहीं हुआ है। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अगर आप यहाँ पर डेटा देखेंगे तो लास्ट 3 मंथ में आपको 1.8% डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर आपको इस डेटा को देखना है तो यहाँ आके आप चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गया, इसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसका कितना स्टेक है, कौन कितना स्टेक इंक्रीज कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पर, आप यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि स्टॉक हैज़ नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो गाइज अगर मान लीजिए इस स्टॉक का जो भी रिटर्न है अगर बैंक एफडी के साथ में कंपेयर करेंगे तो उससे भी काफ़ी लो रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है, और डिविडेंड रिटर्न उतना खास नहीं है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट सजेस्ट कर रहा है कि जो एंट्री पॉइंट है गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो अभी जो एनालिस्ट का मानना है कि अभी भी ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, एनालिस्ट का कहना है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग। तो ये जो प्रोमोटर प्लेज होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। तो गाइज ये जो प्रोमोटर का ये जो प्लेज होता है, ये प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, इसका मतलब ये है कि जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर अपने कंपनी का जो शेयर्स होता है उसको कितना प्लेस किया, यानी कितना परसेंट प्लेस किया है, प्लेस मतलब कितना परसेंट गिरवी रखा है। तो गाइज अभी ये जो टाटा मोटर्स है, इसका जो प्रमोटर है वो अपना जो शेयर्स है उसको प्लेस किया है, तो कुछ परसेंट प्लेस किया है, उतना ज़्यादा प्लेस नहीं किया है। लेकिन भी गाइज अगर मान लीजिए कोई प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, यानी कि जो भी कंपनी का जो भी बड़े स्टेक होल्डर होता है, प्रमोटर होता है, अगर वो अपने कंपनी का शेयर को अगर मान लीजिए अगर गिरवी रख रहा है तो गाइज ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है कंपनी के लिए। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको फिर से वही बॉक्स, जहाँ पर मैं बॉक्स ड्रॉ किया था वही चार्ट के ऊपर मैं आपको ले आया हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं 2 लाइन और ड्रॉ किया हूँ, एक है ब्लू कलर का लाइन और दूसरा है रेड कलर का लाइन। तो गाइज ये जो ब्लू कलर का लाइन है, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो अगर फरवरी के मंथ में आप इसको कंसिडर करेंगे तो जो 380 का लेवल था वो फरवरी के मंथ में ही इसको ब्रेक करके ये नीचे गिरना शुरू हुआ। उसके बाद में गाइज ये नीचे गिरते गिरते ये थोड़ा नीचे आया, उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया था, 370 तक गया, लेकिन 380 का लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो गाइज इसके बाद में ये यानी कि 2018 में 380 के लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद में ये स्टॉक 3 साल तक अभी गाइज ये डाउन ट्रेंड में है, अभी तक ये स्टॉक 380 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो गाइज कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर स्टॉक टाटा मोटर्स अगर इस बॉक्स के बाहर आ जाता है, यानी कि बॉक्स के बाहर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, तो हमें 380 का लेवल एक रेसिस्टेंस के तौर पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए गाइज 380 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल 440 हो सकता है। लेकिन गाइज अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है। जब तक ये स्टॉक इस बॉक्स के अंदर है तब तक आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोच समझ के आपको ट्रेड लेना है। अगर इन्वेस्ट भी करना है यानी कुछ
चंद समय के लिए, तो भी आपको यहाँ पे देख के इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना है। तो गाइज अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जब तक इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, जब तक इस बॉक्स के अंदर है, तब तक हम लोग कोई एक लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ये स्टॉक इस बॉक्स के अंदर से बाहर ना आ जाए, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर में अभी ट्रेड करता हुआ अभी लगभग 5 महीना हो गया, फिर भी यही बॉक्स के अंदर में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 280 का सपोर्ट और 350-56 का ये रेसिस्टेंस, यानी कि इसी के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो गाइज अगर ओवरऑल एनालिसिस को देखा जाए, जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस करके देख लिए, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करके देख लिए, उसके बाद में काफ़ी हम लोग 5-6 टाइप्स का हम लोग ने एनालिसिस करके देख लिए। तो ओवरऑल एनालिसिस से आपको मालूम चल ही गया होगा कि इस स्टॉक का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो गाइज मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जितना भी हम लोगों ने एनालिसिस किया, 5 और 6 काइंड ऑफ एनालिसिस हम लोग करके देख लिए, डेटा एनालाइज भी कर लिए, हम लोग इंडिकेटर के जरिए भी हम लोग एनालिसिस कर लिए, ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करके देख लिए। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस को अगर देखा जाए, अगर हम लोग इसको पूरा इसका अगर कंक्लूजन निकालें, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको जितना भी एनालिसिस हम लोगों ने किए हैं, तो जिसका मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हाई है तो आपको उसी को कंसिडर करके चलना है, और जिसका यानी कि मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू लो है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम लोगों ने अगर 6 काइंड ऑफ अगर एनालिसिस करके देखे हैं, तो मेजोरिटी व्यू किसका, यानी कि अगर मान लीजिए 4 प्रकार का एनालिसिस अगर आपको बुलिश सजेस्ट कर रहा है तो आपको बुलिश होना है। अगर मान लीजिए 4 प्रकार का एनालिसिस, अगर 4 काइंड ऑफ एनालिसिस अगर आपको बियरिश अगर संकेत दे रहा है तो आपको वहाँ पर आपका माइंडसेट अगर बियरिश ही रखना है। लेकिन गाइज मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी एनालिसिस हो 100% श्योर नहीं होता है। हम लोग को बस यही जिसका मेजोरिटी व्यू हाई है उसी के ऊपर हम लोग को ट्रेड करना होता है। 100% कभी भी कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक मार्केट में कोई आपको 100% ये नहीं कह सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 440 के लेवल को टच करेगा या फिर 380 के लेवल को टच करेगा, या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक 280 के लेवल में फिर से नीचे आ जाएगा। तो गाइज ये कोई 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग यही अपना जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ही हम लोग अपना स्टॉक का डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करके उसमें ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और गाइज आज के वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। अगर गाइज आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार का वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।